हेलो मेरे 9th क्लास वालों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। शायद आप लोग एकदम बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। तो बेटा आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि क्या आपके नए सेशन के और चैप्टर फर्स्ट से और धमाकेदार शुरुआत करते हैं। चलो तो एक बार बता देता हूं मैं आपको कि क्या क्या रहेगा। कि आपका फुल चैप्टर, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से कंप्लीट चैप्टर रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लेना और इसमें क्लास के टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी आती है। ठीक है, चलो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, 0 to हीरो रहेगा। ठीक है, चलो अब करते हैं बच्चों पार्टी हम स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे, पहले इंपोर्टेंट पॉइंटों को बढ़िया से कवर करेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्या था हमारा विसर्ड। सर डिफ्यूजन क्या होता है, विसर्ड क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्या था, जब किसी पदार्थ के कण अपने आप अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में फैल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। मतलब डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, जब कोई पदार्थ के कण होते हैं वो ज्यादा सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर अपने आप फैल जाते हैं, उसे हम विसरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि बच्चों जैसे कमरे में सिलेंडर में से गैस रिलीज हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो क्या होता है सबको मतलब वो दूर दूर तक अपने आप फैलती रहती है। क्यों, विसरण प्रक्रिया। चलो एक बढ़िया एग्जांपल आगे चल के इसके क्वेश्चनों में मिलेगा, बढ़िया एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर में क्वेश्चन ए मिलेगा बच्चों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन क्या मिलेगा कि गर्म खाने की महक दूर तक क्यों पहुंच जाती है। तो ये आपको बताना है कि जो गर्मा गर्म खाना होता है उसकी महक बहुत दूर तक क्यों पहुंच जाती है, और जो ठंडा खाना होता है उसकी महक बहुत दूर तक क्यों नहीं पहुंचती। तो आपको पता होगा जैसे कि आपके पड़ोस में कहीं समोसे बन रहे होते हैं या फिर आलू के पराठे बन रहे होते हैं, तो पता चल जाता है ना भाई पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में आलू के पराठे बन रहे हैं। पता चल जाता है, नहीं पता चलता, बता दो फटाफट। हाँ, तो हम कहेंगे कि सर उसमें ऐसा क्या होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसमें विसरण प्रक्रिया होती है। क्या होता है, विसरण प्रक्रिया होती है। ठीक है, विसरण प्रक्रिया, जो कि गर्म चीजों में विसरण प्रक्रिया ज्यादा होती है। गर्म में सबसे ज्यादा विसरण होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विसरण की बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो किसमें होता है, गर्म में सबसे ज्यादा विसरण होता है। चलो यहां तक आपको मैंने क्वेश्चन भी कवर करवा दिया और आपको मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करवा दिया। ठीक है, क्या हो रहा है कि कण ये उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, और इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा ये हो गया। और डिफ्यूजन प्रोसेस, चलो और विसरण पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट से देखते हैं क्या विसरण क्यों होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि विसरण क्यों होता है। तो अब देखते हैं, विसरण इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि पदार्थ के कणों में लगातार गतिज ऊर्जा होती है। अब मैं बताता हूं बेटा पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पहला चैप्टर है तो ये सिंपल सी बात। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यहां तक कि पानी की बूंद को भी हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, यहां तक कि पानी की बूंद को भी हम क्या बोलेंगे बेटा, पानी की बूंद को भी हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों में भी मैं कवर करवाऊंगा। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली खाली जगह होती है, ये ध्यान रखना। जब क्या होता है, पानी के अंदर स्पेस होता है, जब तो पानी में चीनी घुल जाती है। अगर पानी के अंदर स्पेस नहीं होता तो चीनी पानी के अंदर नहीं घुलती। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप से
गति भी करते हैं। हाँ, तो पदार्थ के कण होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, आकर्षित करके रखते हैं। हमें कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि जैसे कि ठोस, सबसे पहले ध्यान दो, तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस पदार्थ को हम ठोस पदार्थ क्यों कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि ठोस को हम ठोस क्यों कहते हैं, तो सिंपल बात आती है, ठोस को हम ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे से ये पूछा जाए कि पदार्थ में आकर्षण बल, क्या पूछा जाता है कि पदार्थ में आकर्षण बल, ठीक है, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर पदार्थों में आकर्षण बल पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो बेटा सबसे ज्यादा ये ठोस में होता है। ठीक है, उससे कम आकर्षण बल किस में होगा, द्रव में होगा। ठीक है, उससे कम आकर्षण बल किस में होगा, द्रव में होगा। और सबसे कम आकर्षण बल होता है बच्चों पार्टी, वो किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, जब तो गैस को तुमने देखा इधर उधर उड़ जाती है। ठीक है, तो गैसों में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ये चीज आप लोग साइड में कॉपी में नोट डाल के लिख लेना, नोट्स आपको अच्छे बनाने हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं, इनके उदाहरण। तो अब इनके उदाहरण देखते हैं कि उनके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। पूछ लिया जा सकता है कि जो अगरबत्ती होती है उसकी खुशबू पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है, क्योंकि विसरण प्रक्रिया का गुण पाया जाता है। ठीक है, पानी में स्याही, ठीक है, ये अगरबत्ती की खुशबू है और बेटा इसमें क्या हो रहा है, एक कड़ों में देखो विसरण हो रहा है, एक कड़ों में विसरण दिखाई दे रहा है ना, हाँ कड़ों में विसरण प्रक्रिया हो रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। अब देखो विसरण का उदाहरण, पानी में स्याही, अब पानी में जैसी स्याही डाली, अब जैसी स्याही डाली बेटा ये धीरे धीरे करके मिल रही है ना मिल रही, धीरे धीरे करके पानी में घुल जा रही है, तो हम कहेंगे अपने आप घुल रही है, विसरण प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, पानी में स्याही या इंक डालने पर उसका फैल जाना, तो ये हमारा तीसरा एग्जांपल क्या होगा, गर्म चाय की खुशबू दूर तक महसूस होना। ठीक है, विसरण प्रक्रिया। अगला पॉइंट, हवा में गैसों का मिल जाना, O2 और N2, तो हवा में अपने आप गैसों का घुल जाना क्या होता है, विसरण प्रक्रिया होती है। तो मेरे ख्याल से विसरण प्रक्रिया वाले पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, चलो एक बढ़िया दमदार गजब एग्जांपल बता देता हूं। जब कोई हमारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा और वो क्या कर देता है, वो एक्सपांड कर देता है, तो तुम क्या कहते हो, सर क्लास में बदबू आ रही है, और बदबू आ रही, कहते हो नहीं कहते हो, हाँ क्यों कहते हो बेटा, क्यों कहते हो कि सर गैस है, वो एक गैस है और गैसों में विसरण प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जब ही चलो, तो अब विसरण प्रक्रिया को आप लोग कभी नहीं भूलोगे, कभी कभार ऐसी बात आती है तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा विसरण प्रक्रिया का। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, बेटा अगला पॉइंट है हमारा तापमान। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा तापमान। चलो तो तापमान की देखते हैं कि तापमान हमारा क्या होता है, तापमान हमारा क्या होता है। तो एक जनरल बॉडी का टेम्परेचर या किसी पदार्थ का ताप, उसे हम उसका तापमान कहते हैं। अब तापमान क्या होता है, ठीक है, चलो तो तापमान के बारे में तो पता चल गया, किसी वस्तु का टेम्परेचर तापमान होता है। ठीक है, अब तापमान का प्रभाव, तो तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और हमने पदार्थ में क्या देखा कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, सही बात है कि चीनी में, चलो ध्यान से लॉजिक लगाओ। ठीक है, पदार्थ पर या विसरण प्रक्रिया पर हमारा किसका, तापमान का प्रभाव क्या पड़ेगा, चलो लॉजिक लगाओ। जैसे कि बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा क्या है, ये पानी है और पानी में ये पानी है सपोज दैट ठंडा, कैसा पानी है बेटा, ये पानी है ठंडा पानी। ठीक है, अब ये ठंडा पानी है तो ध्यान से सुनोगे, इसमें क्या पड़ा है, इसमें पड़ी है चीनी। ठीक है, क्या पड़ा है, इसमें पड़ी है चीनी। अब चीनी इसमें पड़ी है, ये मान लो मैंने यहाँ पे ये चीनी के कण बना दिए, ये चीनी है। ठीक है, ये चीनी है, अब ये चीनी इसमें पड़ी है, पर लेकिन ये ठंडा पानी है तो बहुत हल्के हल्के से बहुत आराम से घुलेगी। ठीक है, काफी आराम से घुलेगी। और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हम नीचे से इसमें टेम्परेचर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, जैसे ही बच्चों हम इसमें तापमान दे देते हैं, जैसे ही हम इसमें तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी जल्दी घुलना शुरुआत हो जाएगी, चीनी क्या होगी, जल्दी घुलेगी,
चीनी जल्दी घुलेगी। तो सिंपल सा हम कहेंगे कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है इसलिए तापमान बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है और तापमान बढ़ने से विसरण प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न अवस्थाओं में विसरण। तो विसरण किस किस अवस्था में होता है? देखो, तो ठोस में सबसे धीमा होता है, ठोस के कण इधर उधर जल्दी जल्दी गति नहीं करते। फिर आता है लिक्विड, तो लिक्विड में मध्यम, लिक्विड में मिडिल होता है, द्रव में सबसे कम होता है, सबसे कम नहीं हम कहेंगे द्रव में मध्य होता है, मिडिल होता है एक तरीके। और गैसों में सबसे तेज विसरण प्रक्रिया होती है, जब भी गैस जल्दी उड़ के चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, कारण क्या है? गैसों के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है और सबसे अधिक होती है और गति सबसे अधिक होगी। तो हमें ये भी पता चलेगा कि गैसों के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है, जब भी फटफट गैस इधर उधर उड़ के चली जाती है। ठीक है, अब विसरण के महत्व, इंपोर्टेंस देख लेते हैं। तो विसरण का महत्व क्या है? विसरण क्यों? तो श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन में O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया हो। ठीक है, और क्या है बच्चों? पौधों में गैसों का आगमन। ठीक है, पौधों में गैस अंदर और बाहर होती हैं, तो वो विसरण प्रक्रिया का भी रोल प्ले होता है। ठीक है, भोजन का पचना, अवशोषण। ठीक है, भोजन का पचना, अवशोषण, जो क्या होता है कि जो छोटी आंत के द्वारा भी भोजन का अवशोषण ही किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी हम क्या कहें, और उसमें से जो भोजन पचेगा, पचने के बाद में उसमें से जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होंगे उनका अवशोषण ही किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। ठीक है ना, तो ये विसरण प्रक्रिया को, आपको विसरण प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ आ गया। और एक विसरण प्रक्रिया पे मैंने आप लोगों को क्या करवाया था बच्चों? एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, ठंडे और गर्म खाने वाला, समोसे और पराठे वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एलपीजी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा आपका? एलपीजी। अब एलपीजी हो जाती है, और एलपीजी क्या होता है सर? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम बोलेंगे। ठीक है, कभी कभार तुम लोग बोल देते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो मेरे प्यारे बच्चों लिक्विड पेट्रोलियम नहीं होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों हम देखते हैं एलपीजी क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, एलपीजी क्या होता है? देखो इधर, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह एक ईंधन है, एक फ्यूल है जिसे जलाने के लिए काम में आता है। ठीक है, जो घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब तुम्हारे से पूछा है एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे एलपीजी का उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। पर लेकिन खाना बनाने के लिए तो किया जाता है, कहीं ए मत बोल देना कि हमें खाना बनाने के लिए किया जाता है, पर लेकिन ए नहीं पता कहाँ किया जाता है। तो हम कहेंगे जो हम सिलेंडर लेके आते हैं, जो खाना बनाने वाले सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस होती है। ठीक है, चलो और नॉलेज वाली चीज बता दो, यह पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त होती है। मतलब जहां पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, जहां पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं बेटा, वहीं से हमें क्या प्राप्त होती है? एलपीजी प्राप्त होती है। एलपीजी का संगठन, एलपीजी किस किस से मिलकर बनी होती है? देखो फटाफट, तो एलपीजी मेरे प्यारे बच्चों ब्यूटेन और प्रोपेन। आज से पहले तुम लोगों को पता नहीं होगा कि एलपीजी कैसे कैसे बनी होती है। तो एलपीजी गैस अवस्था, उच्च दाब में, द्रव रूप में। ठीक है, मतलब कि हाई टेम्परेचर में ये क्या बन जाती है? सिलेंडर में द्रव अवस्था में बन जाती है। ठीक है, और ऐसे करके एलपीजी आपकी जलती है, आप लोगों को सबको पता होगा। सामान्य दाब पर यह गैस में बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज, और हाई टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में आ जाती है चीजें। क्या क्या होता है एलपीजी में? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, जो मैं आप लोगों को 10th क्लास में सारी चीज खलास करवा दूंगा, एकदम रटवा दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों पार्टी, अब एलपीजी की अवस्था, एलपीजी की अवस्था क्या होती है? चलो देखो, सामान्य ताप पर एलपीजी गैस में होता है और हाई प्रेशर पर एलपीजी द्रव अवस्था में होता है। ये तो मैंने बता दिया कि सामान्य ताप पर एलपीजी गैस में पाया जाता है और उस पर ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो उसके कण बहुत पास हो जाते हैं और एलपीजी गैस द्रव अवस्था में हो जाती है सिलेंडर में। ठीक है, चलो दाब के कारण द्रव अवस्था में हो जाती है, तो पता है नोट।
अब नोट में देखते हैं, नोट में क्या है। एलपीजी रंगीन और गंधहीन गैस होती है। सर ये तो पता है कि एलपीजी रंगीन हो सकती है, उसका कोई कलर नहीं होगा, पर लेकिन गंधहीन कैसे हो सकती है? उसमें से तो बदबू आती है ना, क्योंकि एलपीजी कहीं रिलीज होती है, सिलेंडर में से गैस निकलती है तो हमें तुरंत पता चल जाता सर गैस रिलीज हो रही है, मम्मी गैस रिलीज हो रही है, पापा कहीं सिलेंडर की गैस खुली है, ठीक है, पता चल जाता है। बताओ ऐसे ही बोलते हो ना? ठीक है, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, देखो इधर फटाफट, कि सुरक्षा के लिए इसमें इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन, ठीक है, क्या मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कहीं एक जो महक है, ये जो गंध है, ये जो बदबू है, वो किसकी है? एलपीजी की है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें गैस रिसाव का पता आसानी से चल जाता है। क्यों मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टन? क्यों मिलाया जाता है? सर जहां से गैसों का हमें आसानी से पता चल जाए कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगला पॉइंट, एलपीजी एक आदर्श ईंधन क्यों है? अब आदर्श ईंधन, कौन सा ईंधन? आदर्श। और आदर्श मतलब जिसमें सारे के सारे अच्छे गुण होते हैं उसे हम आदर्श बच्चा कहते हैं। तो तुम लोग भी सारे के सारे एक आदर्श बच्चे हो, ठीक है। अब कहोगे सर हमारे में तो अच्छे गुण नहीं है, बुरे भी गुण हैं, ठीक है, तो बुरे गुणों को छोड़ देना और अच्छे गुणों को अपना लेना, ठीक है। तो जिसमें सारे के सारे अच्छे गुण होते हैं उसे हम आदर्श ईंधन कहते हैं। चलो, तो एलपीजी आदर्श ईंधन क्यों है? देखो, तो एलपीजी अधिक ऊष्मा देती है इसलिए, और क्या होता है? एलपीजी धुआं नहीं छोड़ती है इसलिए, और क्या? एलपीजी को जलाने के बाद कोई राख नहीं बचती है इसलिए, और पर्यावरण प्रदूषण कम हानिकारक, ठीक है, पर्यावरण के लिए ये बहुत कम हानिकारक होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए बेटा हम इसे एलपीजी को एक आदर्श ईंधन कहते हैं, एक बढ़िया ईंधन कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो एक बढ़िया सा इमोजी इधर भेज दीजिए मेरे जैसा प्यारा प्यारा सा, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, चलो ठीक है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटा, सब्सक्राइब ठोक देना सारे के सारे, और एक सुंदर सी लाइक ठोकनी है, और एक बहुत सुंदर सी एक कमेंट करनी है, जिससे और मोटिवेशन मिले और भाई तबाही मचा दे, ठीक है ना। चलो आपकी बहुत दमदार और एक प्यारी सी कमेंट आनी चाहिए, ठीक है। चलो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, बेटा सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार पूछी गई है पेपर में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इधर देखो फटाफट, ठीक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हमारी सीएनजी होती है। अब सीएनजी के पॉइंट देख लो, सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सामान्य अवस्था में प्राकृतिक गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है। ये सामान्य अवस्था में कैसी होती है? गैस होती है, और ठीक है, यह प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक दाब पर संपीड़ित करके बनाई जाती है। तो जो नेचुरल गैस होती है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके, दबा दबा के, संपीड़ित करके बनाई जाती है सीएनजी, ठीक है। और क्या है? सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन CH4 से बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आ गया सीएनजी किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सीएनजी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सीएनजी। अब सीएनजी भी हमारी एलपीजी की एक तरीके से भाई बहन कुटुंब खानदान में से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने मेन पॉइंट क्या याद किए? सीएनजी गैस अवस्था में पाई जाती है, अधिक दाब पर भरी जाती है। सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सीएनजी में मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4 होता है। कहा था ना मैंने 10th क्लास में एकदम खल्लास करवा दूंगा ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, बनाना बताऊंगा, ठीक है। अब सीएनजी के गुण, तो ये रंगीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये गंधहीन होती है, इसकी कोई महक नहीं होती, पर लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें भी बच्चों महक के लिए मिलाया जाता है कुछ, ठीक है, इथाइल मार्केप्टन करके, ठीक है। यह हल्की गैस होती है, ठीक है। और क्या है? अत्यधिक ज्वलनशील, हाई कम्बस्टेबल होती है, ज्यादा जलने वाली होती है, ठीक है। अब ज्यादा जलने वाली, सर इसका उपयोग तो वाहनों में करते हैं, ठीक है। सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाहनों में। कहाँ करते हैं बच्चों? वाहनों में सीएनजी का उपयोग करते हैं। वाहनों में किसके रूप में? वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करते हैं,
किसके रूप में? वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करते हैं। जो वाहन चलते हैं ना फट 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 फट, तो किसके लिए? उसमें जो कहते हैं ना गैस वाले, तो बेटा वो सीएनजी गैस होती है, ठीक है। और ये कम प्रदूषण करने वाली होती है, ठीक है। वाहन अगर पेट्रोल और डीजल वाला होता है तो उसमें प्रदूषण ज्यादा होगा, धुआं ज्यादा देगा, पर लेकिन सीएनजी वाला होगा वो धुआं कम देगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इसके गुण हो गए सीएनजी के। चलो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ये आ गया, ये आपके लिए, ठीक है। ये सीएनजी का हमारा सिलेंडर हो गया, ये उच्च दाब पर यहाँ पे भरी हुई है, और ये आपकी गाड़ी का इंजन है और बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। सीएनजी इंजन की जिंदगी को बढ़ा देती है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। इंजन जल्दी खराब नहीं होता है गाड़ी का। चलो अब देख लो क्या गजब डायग्राम बनाया है तुम्हारे लिए, देख लो, एकदम मन तुम्हारा प्रफुल्लित हो उठेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या होता है सीएनजी के उपयोग, यूज ऑफ सीएनजी, ठीक है। तो सीएनजी का उपयोग बच्चों वाहनों में किया जाता है एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पे वाहनों में किया, और क्या है घरेलू ईंधन के रूप में, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है, और बिजली उत्पादन में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पॉइंट है जो तुमने आज तक सुने ना होंगे। चलो अगला, सीएनजी के लाभ, एडवांटेज ऑफ सीएनजी। अब इसके लाभ क्या है सर? अभी तक तो हमने क्या क्या सीखा था? उपयोग सीखे थे, अब देखते हैं इधर लाभ, ठीक है। लाभ क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षा, इको फ्रेंडली बहुत अच्छी होती है, और धुआं और हानिकारक गैस कम निकलती है, ठीक है। सीएनजी धुआं और हानिकारक गैस कम निकलती है, और पेट्रोल और डीजल सस्ती, पेट्रोल डीजल से सस्ती होती है, और क्या होती है यह इंजन की आयु को बढ़ा देती है। मतलब इंजन की जिंदगी को बढ़ाने का काम कौन करेगी? सीएनजी। तो सीएनजी को भी सर हम क्या, क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में, एक क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया, बताओ क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर तो एक बात था, क्या सीएनजी को हम आदर्श ईंधन कह सकते हैं? हाँ, सीएनजी को हम, क्लियर पकड़ लिया, सीएनजी को हम आदर्श ईंधन कह सकते हैं, क्योंकि सीएनजी भी हमारा एक अच्छा ईंधन है। अब सीएनजी की तुम्हारे से कंपैरिजन पूछ ली, सीएनजी की पेट्रोल से कंपेयर कीजिए, लकड़ी से, उससे डीजल से कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर आसानी से कर दोगे कि सीएनजी ऐसी होती है, सीएनजी से कोई प्रदूषण नहीं होता, एलपीजी उससे पेट्रोल से प्रदूषण होता है, और सीएनजी से वाहन की, जो सीएनजी से जो वाहन होते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, और उससे पेट्रोल से कम हो जाती है, ठीक है। चलो, और सीएनजी पर्यावरण के लिए अच्छी होती है और पेट्रोल पर्यावरण के लिए नुकसान वाली होती है, ठीक। बताओ मजा आया ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद में सीएनजी के उपयोग वगैरह जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो इधर भी लिखी हैं, देखो इधर ये गाड़ी चल रही है, ये एलपीजी, ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल यहाँ पे भी हो जाएगा, बिजली उत्पादन में भी हो जाएगा, ठीक है। सीएनजी के लाभ, पर्यावरण के लिए अच्छी, ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोग देखना, इसको पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे। अब हमारा बहुत इंपोर्टेंट और एक दमदार सा पॉइंट आता है, देखो इधर दमदार सा पॉइंट क्या आता है? डेंसिटी, घनत्व। घनत्व सर घनत्व क्या होता है? चलो घनत्व मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। घनत्व क्या होता है कि पर्टिकुलर एक किसी चीज का आयतन है, ठीक है, एक किसी चीज का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, आयतन होगा, आयतन, ये पर्टिकुलर आयतन होगा। अब पर्टिकुलर आयतन है बच्चों, और इस पर कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, इस पर कितना द्रव्यमान प्रेजेंट है, समझ आया? कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है बच्चों, उसी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान, ठीक है, कितना द्रव्यमान है उसे हम उसका घनत्व कह देंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम उसका घनत्व बोलेंगे। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि घनत्व हमारा क्या होगा? घनत्व हमारा ये हो जाएगा कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। एक छोटे से आयतन में कितना मास प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसका घनत्व बोलेंगे। चलो देख लो, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। चलो डिफाइन भी देखो, इधर देखो पहले, किसी पदार्थ के एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बेटा एसआई केजी पर मीटर क्यूब, क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। हिंदी में कैसे बोलेंगे? किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। कभी कभी
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसका उपयोग करेंगे नोट। अब इसमें इंपोर्टेंट नोट क्या है सर? तो बेटा इंपोर्टेंट नोट इधर देखो, ठोस द्रव्य और गैस तीनों का घनत्व अलग अलग होता है। हाँ सर, हमें पता है कि ठोस द्रव्य गैस तीनों का घनत्व अलग अलग होगा। ठीक है, अब सामान्यतः क्या होता है? ठोसों का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, ठोसों का घनत्व होगा ज्यादा होगा, और गैसों का घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। अब जैसे कि अब इसमें घनत्व पे तुम्हारे को क्या पूछ लिया बेटा? घनत्व पे कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि एक छोटी सी सुई होती है, एक छोटी सी सुई होगी, वो पानी में डूब जाती है, पर लेकिन एक लकड़ी का गट्टा होता है, एक लकड़ी का एक इस टाइप का डम्मा होगा, वो बेटा पानी में क्यों नहीं डूबेगा? तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? ध्यान दो इधर, हम क्या कहेंगे? इसका आंसर देख लो, हम कहेंगे पानी के घनत्व, ध्यान देना है। ठीक है, पानी के घनत्व से कम घनत्व। ठीक है, कम घनत्व। अगर पानी के घनत्व से क्या होता है बच्चों? अगर पानी के घनत्व से कोई कम घनत्व की वस्तु होती है तो वो क्या होगा? तो क्या होगा? कम घनत्व की वस्तु होगी भाई, तो क्या होगा? अगर पानी के घनत्व से कोई कम घनत्व की वस्तु होगी, वो कम घनत्व होगा, कम डेंसिटी होगी, तो वो पानी में तैरेगी। तो वो पानी में क्या करेगी? तैरेगी। ठीक है, तैरेगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पॉइंट देखते हैं दूसरा। पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व से अधिक घनत्व। तो पानी के घनत्व से बेटा जिसका कैसा घनत्व होता है? अधिक घनत्व होता है। ठीक है, कैसा घनत्व होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अधिक घनत्व होगा। अगर पानी के घनत्व से अधिक घनत्व होगा तो पानी में क्या होगी? डूब जाएगी। ठीक है, क्या होगा? डूब जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु होगी वो पानी में तैरेगी। यह कैसे याद रखोगे? या फिर ऐसे याद रख लेना, पानी का घनत्व है और उससे हल्के घनत्व की होगी तो वो तैरेगी। अब पानी का घनत्व है, पानी की डेंसिटी होगी उससे ज्यादा डेंसिटी की, भाई ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा भारी, ऐसे अंदाजा लगा लेना, वो डूब जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे। चलो, अब उसके बाद हम बच्चों क्या आता है कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है, गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। देखो इधर ये एग्जांपल में दे दिया। ठीक है, लकड़ी पानी पर तैरती है क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, लकड़ी पानी पर तैरती है क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, चलो, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलो, अगर कोई बच्चा बेटा बाद में भी वीडियो देखता है तो वो सब्सक्राइब जरूर करना और एक सुंदर सी कमेंट जरूर करना। आपकी एक सुंदर सी कमेंट और आपका एक लाइक और एक आपका सब्सक्राइबर इतना मोटिवेशन देता है कि अगली बार तो तबाही मचाई देंगे बच्चों के लिए। ठीक है, चलो, अब बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हमारा आता है थर्मामीटर। ठीक है, अगला पॉइंट आता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या काम करता है? सर, थर्मामीटर, डॉक्टर के पास जाते हो, ध्यान से सुनना, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है भाई साहब ये लो थर्मामीटर, या तो इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, बोलता नहीं बोलता? हाँ, उसे ही हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या करता है? किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का तापमान मापने का काम करता है, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक गाना याद आ जाता है, थर्मामीटर हाई हुआ, नहीं यार, उल्टा हो गया। कैसे था? पारा इतना हाई हुआ थर्मामीटर टूट गया, सुना था ना? हाँ, वही वाली बात। चलो, तो अब तुम्हारे से पूछा, सर आपने ये तो बोल दिया पारा इतना हाई हुआ थर्मामीटर टूट गया, तो थर्मामीटर, पारा शब्द कहां से आया? तो अब इस शब्द से हमें पता चलता है कि थर्मामीटर के अंदर होता है वो पारा भरा होता है। ठीक है, और पारा, सर ये पारा, तो बेटा पारा, इसको पारे को बोलते हैं हम Hg इसका सिंबल होता है, वैसे होता है बच्चों मेरे मरकरी। ठीक है, इसे मरकरी बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना। चलो, अब आ जाओ। वह यंत्र जिससे तापमान मापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। वही सिंपल फंडा, तापमान मापा जाता है। ठीक है, तापमान क्या होता है?
ठीक है, तापमान क्या होता है, देखो किसी वस्तु की गर्म या ठंडी होने की स्थिति को तापमान कहते हैं, ये भी हमें पता चल गया। और तापमान की इकाइयां तो डिग्री सेल्सियस और ऐसा इकाई केल्विन होता है। सर अगर कहीं आपने तो 2 बता दिए, तो हाँ 2 नहीं बेटा 3 बताऊंगा, देखो इधर, ठीक है। तो तापमान की नॉर्मल इकाई हमारी डिग्री सेल्सियस और बच्चों फ़ारेनहाइट भी हो सकती है, पर तो अगर तापमान की इकाई की ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट बच्चों हमारी क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। चलो अब ए क्या है सर, ए क्या है, आपने जो ए लिख दिया है ए क्या है। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ए क्या है, देखो इधर फटाफट। तो बेटा मेरे बच्चों ए क्या है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने का सूत्र, ठीक है। क्या है ये बच्चों हमारा ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने का सूत्र होता है। चलो अब देख लो इधर फटाफट, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊं क्या, ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊं क्या। चलो मैं आप लोगों को अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाता हूं, एग्जाम्पल एक करवाता हूं कहां पे आ गए भाई हम, यहाँ पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। चल अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाता हूं। तो ये तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, क्या अच्छे से देख लिया मेरे बच्चों कि के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आ जाते हैं हम इधर, तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला, या फिर हम भाई हिंदी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को लिख देता हूं सूत्र, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ये तो इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, केल्विन में परिवर्तन करना है। तो सी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो ये हमें केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। इससे हमें क्या निकल के आएगा, केल्विन में। जैसे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमें किसको करना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बच्चों, केल्विन में। तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इसमें ऐड किया तो 80 हो गया, और 80 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80 में 30 ऐड करेंगे तो बच्चों 80 में 30 ऐड करेंगे, 280 में अगर 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310। क्या सही है ना, 310 केल्विन, ठीक है। तो हमारी बॉडी का अभी ए क्या है, देखो इधर फटाफट, ए क्या है बच्चों, ए मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान हमारा क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ये क्या है, ये भी तापमान है, पर लेकिन ये केल्विन में है, ठीक है। किस में है बेटा, ये केल्विन में है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, समझ आई ना बात। चलो अब और बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर मेरे प्यारे बच्चों सेकंड एग्जाम्पल, पानी का क्वथनांक। तो बेटा पानी का क्वथनांक कितना होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्लस में इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो बच्चों पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। समझ आई ना बात। तो केल्विन में हम ऐसे पर चेंज करते हैं। अब सर केल्विन में चेंज करना तो हमें आ गया, पर लेकिन अब हमें किस में चेंज करना है, अब हमें
किसमें मेरे प्यारे बच्चों? अब हमें बेटा, अब हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। अब हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। चलो फॉर्मूला, अगर इसके फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके सूत्र की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो देखो फटाफट से देखो, फटाफट से सर, ये हो जाएगा के माइनस 273 और यहाँ पे मिलेगा हमें डिग्री सेल्सियस में। किसमें मिलेगा? डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब सर जो केल्विन में दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा, फॉर्मूला ये हो गया। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट। देखो इधर फटाफट सर, 373 में से 373 केल्विन को इसमें से हम 273 केल्विन माइनस कर देते हैं तो हमें सर कितना मिलेगा? बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। मिल गया ना? मिल गया। केल्विन वाला ये है और केल्विन 273 केल्विन माइनस कर दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया। चलो और देखो और बताता हूं। और एग्जाम्पल नंबर अगर बात करते हैं सेकंड, चलो जिनको तुम जानोगे उन्हीं से तो निकालोगे। चलो अब देख लो, अगर बात करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे 310 केल्विन लिया, केल्विन, इसमें से 273 हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा मानव शरीर का तापमान। देखो यही तो प्रोसीजर है, मतलब केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में। अब ऐसे ही करके तुम अपनी बुक में देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, ऐसे इनको कन्वर्ट करते हैं, ऐसे इनको चेंज करते हैं। बताओ मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो और सुंदर सी कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब ठोक दो फटाफट। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों फटाक से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के भी कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, कौन से टाइप होते हैं बच्चों मेरे प्यारे? थर्मामीटर के प्रकार, क्लिनिकल थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला में बच्चों, जो प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर होते हैं उनका क्या होता है? प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर की दुकान पे इनका उपयोग किया जाता है। चलो अब देख लेते हैं बच्चों आगे। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा क्या होता है? यह मानव शरीर का तापमान मापता है। ठीक है सर, इसकी सीमा ये कहां से कहां तक मापता है? तो बेटा ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। और ठीक है, इसमें किंक होता है। ठीक है, तो किंक होता है, ये तो जनरल से हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो इसमें सामान्य शरीर तापमान, ठीक है, मतलब सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा, जो कौन सा? लेबोरेटरी थर्मामीटर या फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर बच्चों, तो ये क्या होता है? पदार्थ का तापमान मापने के लिए, बड़े बड़े पदार्थों का, एक कोई बड़े बड़े प्रयोगों का तापमान मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका बच्चों होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता। ठीक है, कहां से कहां तक मेजर कर सकता है? कहां से कहां तक मेजर करता है? चलो मैं आपको साफ साफ लिखता हूं। ठीक है, तो देखो ये बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस से ये 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें किंक नहीं होता है, तापमान की बड़ी सीमा माप सकता है। ये तापमान की बड़ी सीमा मापेगा, एक बड़े बड़े पॉइंट माप सकता है। ठीक है, तो यही सिंपल, ये 35 से 42 तक मापता है, ये 10 से 110 डिग्री तक मापता है। ठीक है, चलो अब देख लेंगे इसमें। ठीक है, ये लिखा भी है, इधर लिखा भी है, क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान मापता है, मानव शरीर का, जो कि 35 से 42 तक। ठीक है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसका देखो प्रयोगशाला। तो बच्चों प्रयोगशाला वाला देखो, इधर ध्यान दो, पदार्थ का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्या बच्चों? इसमें किंक नहीं होता है। और क्या होता है? और बेटा ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। तो सारे पॉइंट आप नोट कर लेना बढ़िया से, बखूबी तरीके से, और अच्छे सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो आगे अब चलते हैं बच्चों आगे। तो आगे बच्चों बात हमारी क्या आती है? गलनांक किसे कहते हैं? सर नाम से ही समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। तुम कभी आइसक्रीम खाते हो और आइसक्रीम थोड़ी लेट हो जाती है खाते खाते, क्या कहते हो? सर मेल्ट हो रही है, मम्मी मेल्ट हो रही है।
या बच्चों से कहते हो बच्चों जल्दी खा लो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, यही कहते हो। तो सिंपल सी बात, मेल्ट मतलब किसी चीज का गलना, ठीक है। चलो, किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित तापमान जिस पर वह द्रव में बदलने लगता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। कि ठोस पदार्थ का वह निश्चित तापमान जिसमें वो किस में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है, गलने लगता है, उसे क्या बोलेंगे, गलनांक कहेंगे। चलो इधर देखो, गलन के समय तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। गलन के समय क्या होगा, तापमान स्थिर रहेगा, तापमान कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। यह पदार्थ की शुद्धता दर्शाता है, ठीक है। यह पदार्थ की क्या दर्शाएगा, शुद्धता, कितना प्योर है, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होगा बच्चों, बर्फ का गलनांक कितना होगा, या तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273। तो अब तुम्हारे को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ध्यान रखना। बर्फ का गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, या फिर पानी का गलनांक और क्वथनांक दोनों एक ही होते हैं। बर्फ का गलनांक होता है वो एक तरीके से, बर्फ का गलनांक होता है वो बर्फ का क्वथनांक भी, वो बर्फ का गलनांक होता है वो बर्फ का एक तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमना शुरुआत होती है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमना शुरुआत होती है और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना शुरुआत करती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। मोम का गलनांक 60 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलो, अभी आप केल्विन सेल्सियस वाला फंडा भी आपको समझा दिया, ए भी आपको समझा दिया, ठीक है। चलो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, अब आगे चलते हैं। चलो आगे, क्वथनांक क्या होता है बेटा, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइल मतलब होता है उबलना, बॉइल मतलब क्या होता है, उबलना। चलो अब देखो इधर, किसी द्रव का वह निश्चित तापमान जिस पर वह उबलकर गैस में बदलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब वो किस में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है, उड़ने लगता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहेंगे। चलो, इसकी इंपोर्टेंट बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस तापमान पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब कोई चीज बॉयल हो रही है, जब कोई चीज उबल रही है, तो इसका बाष्प दाब, जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वो इन्वायरमेंटल प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और तापमान बेटा स्थिर रहता है, ठीक है। इस टाइम पे जो तापमान होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर तापमान बढ़ा दिया तो जो बाष्पीकरण की दर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे पानी का क्वथनांक कितना, या तो पानी का क्वथनांक या तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 373 केल्विन में होगा। और क्या होगा, अल्कोहल का क्वथनांक कितना होगा बच्चों, 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इधर ये अल्कोहल का लिखा है और बेटा इधर ये पानी का लिखा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं और यहाँ तक का हमने सफर कर लिया। आपका चैप्टर के इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब आपका चैप्टर लगभग आपका 70% खत्म होने को आ गया, ठीक है। चलो कुछ कुछ रहेंगे और एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन आंसर हम कहां से करेंगे, इंटेक्स के और एक्सरसाइज के, मतलब पाठ्य पुस्तक के और बच्चों पाठ्य पुस्तक के और किसके, बुक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आंसर हमारे कहां से, एक क्वेश्चन आंसरों की इस वीडियो के बाद में आपकी सेपरेट वीडियो आएगी अलग, तो क्वेश्चन आंसरों की वीडियो भी आपको प्रॉपर मिलती जाएंगी, वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ध्यान दो इधर, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई ठोस है और ठोस से सीधे गैस बन जाना, द्रव नहीं बनना, सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलो इधर देखो, क्या कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, किससे बेटा, ठोस से सीधे गैस में, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है 9th में, निक्षेपण किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है कि निक्षेपण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, निक्षेपण देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
किससे, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे सर, गैस ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में, इसे बच्चों बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। चलो यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर होंगी। चलो अब देख लो, तो ऊर्ध्वपातन हो गया। मुख्य बात है इसमें द्रव अवस्था नहीं बनती है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता ठोस से सीधे गैस में। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो बच्चों उदाहरण कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो अब ये आप लोगों के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताओगे नेप्थलीन क्या होता है और तुमने कहां देखा था, ठीक है। चलो चलो बच्चों अब देखते हैं हम आगे। सर हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जमना, फ्रीज, फ्रीज मतलब जमना, सिंपल सी बात है। चलो इधर देखो, तो बात करते हैं बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम भाई प्यार से। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना आरंभ कर देता है उसे हम हिमांक कहेंगे। सीधा सिंपल कहो, जमना मतलब ठोस बनना शुरुआत कर देगा, हिमांक कहलाएगा, ठीक है। चलो हिमांक और गलनांक एक ही तापमान पर होते हैं, ये और ध्यान रखना, हिमांक और गलनांक एक ही तापमान पर होते हैं, मतलब कि सेम काम होता है, ठीक है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, और दूध जमने का तापमान लगभग -1 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध जमने का तापमान लगभग कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलो तो ज्यादातर चीजें जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था बच्चों कि बर्फ का हिमांक क्या होता है, तो बर्फ का जमना, जो बर्फ जमती है वो किस पर जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे कि पानी का 0 डिग्री, और बर्फ का गलती कब है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग हिमांक और गलनांक का एक ही तापमान होता है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों पार्टी आगे। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये हमारा काफी इंपोर्टेंट है। चलो अब देख लो क्या होता है नेक्स्ट अगला पॉइंट, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या डोरमेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसे। चलो अब बच्चों क्या होता है, देखो मैं समझाने का एक तरीका, बढ़िया सुंदर सा तरीका बताता हूँ। हमारे पास क्या है बच्चों, फ्यूजन मतलब संगलन है ना, संगलन। तो इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, हमारे पास 1 kg ठोस होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई 1 kg ठोस होगा, उसको हमें किस में बदलना है बच्चों, द्रव में बदलना है। किस में बदलना है बेटा, द्रव में बदलना है। उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देंगे हम उसे क्या बोलेंगे, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। मतलब 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलो अब देख लेते हैं सर डिफाइन में क्या दे रखा है, इसकी परिभाषा में देखो बच्चों परिभाषा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, बात वही आ गई ना, 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। 1 kg ठोस को द्रव में बदलेंगे तो हमारी जितनी ऊष्मा लगेगी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। चलो इंपॉर्टेंट बात है, तापमान नहीं बढ़ता है, इस पर तापमान नहीं बढ़ेगा, केवल अवस्था परिवर्तित होती है। और उदाहरण जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलते समय दी गई ऊष्मा, इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे बताता हूं, ठीक है। और बर्फ पानी तापमान वही रहता है, बर्फ से पानी का तापमान वही रहता है, मतलब सिंपल सा हमारा क्या होता है। अब देखो इसमें तुम्हारे को पूछा जाएगा बच्चों, पूछा क्या जाएगा, पूछा मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाएगा कि सेम टेम्परेचर पर अगर 373 केल्विन पर कोई पानी ठंडा किया जाता है, ठीक है, पानी ठंडा किया जाता है, ठीक है, और 373 केल्विन पर बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ होगी, तो बताओ जो ठंडकता का प्रभाव है,
जो सबसे ज्यादा ठंडकता किसमें महसूस होगी, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा ठंडकता बच्चों बर्फ में महसूस होगी। किसमें महसूस होगी, बर्फ में। अब सबसे ज्यादा जो ठंडकता होगी बच्चों वो बर्फ में होगी, बर्फ में। अब वो बर्फ में क्यों होगी, बर्फ में क्यों होगी, क्योंकि उसमें पाई जाएगी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्योंकि उसमें क्या पाई जाएगी बच्चों, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगर तुम्हारे को पूछा जाए कि सेम टेम्परेचर पर पानी को ठंडा किया जाता है, सेम टेम्परेचर पर बर्फ को ठंडा किया जाता है, तो बताओ सबसे ज्यादा ठंडकता किसमें महसूस होगी, तो हम कहेंगे बर्फ में, क्योंकि बर्फ में संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा पाई जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों अगला पॉइंट। तो शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ड्राई आइस क्या होती है, ध्यान दो इधर, ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को, किसको बच्चों, सॉलिड CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो सॉलिड CO2 कैसी बच्चों, कुछ इस तरीके की। ठीक है, सॉलिड CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होगी, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अब एक पॉइंट और मिल गया कि सर ऊर्ध्वपातन का गुण क्या सॉलिड CO2 में पाया जाता है, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, क्योंकि ये ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होती है। तो शुष्क बर्फ हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यह सामान्य तापमान पर सीधे गैस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो इस कारण हम इसे बच्चों क्या कहेंगे, इस कारण हम इसे क्या कहेंगे बेटा, इस कारण हम इसमें ये कहेंगे कि ऊर्ध्वपातन का गुण भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब बताओ, अब यहां तक की बातों में आप लोगों को कोई दिक्कत, जल्दी बता दो फटाफट फटाफट, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ कि सर यहां दिक्कत आ रही है। तुम्हारी दिक्कत मिनटों और सेकंडों में सॉल्व करता हूं। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे, बाष्पीकरण। अब हमारा क्या होता है, बाष्पीकरण। चलो बाष्पीकरण क्या होता है, सर पानी का बाष्प बन के उड़ना। ठीक है, कैसे, जैसे ए पानी है, पानी बाष्प द्रव से बाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ सतह से होता है। ठीक है, बाष्पीकरण क्या होता है, कहीं से भरा हुआ पानी होगा, किसी सतह से होगा, उसे हम बाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, चलो जैसे नदी या तालाब धीरे धीरे सूखना। ठीक है, तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण दर बढ़ जाती है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। तापमान बढ़ेगा तो विशेषताएं क्या होंगी, विशेषताएं यह सिर्फ सतह से होती है, तापमान बढ़ने पर दर बढ़ जाती है, आर्द्रता को कम होने पर तेजी से होता है। जब वायुमंडल में नमी कम हो जाएगी तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसके पॉइंट। देखो फटाफट फटाफट क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर, किससे कम तापमान पर, क्वथनांक, क्वथनांक क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान होगा और द्रव वाष्प में कन्वर्ट होगा, इसे हम बाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं, इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं, देखो इधर इंपोर्टेंस। पहला, यह सिर्फ सतह से होता है, किसी भरे हुए पानी से होगा उसे बाष्पीकरण बोलेंगे, और बाद बाकी पेड़ पौधों की पत्तियों से होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट। ठीक है, चलो इसे बच्चों बाष्पोत्सर्जन बोलेंगे, पर लेकिन आपको कमेंट जरूर करनी है। ठीक है, चलो तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ये चीज ध्यान में रखोगे। ठीक है, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा बाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आर्द्रता कम होने पर बाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। ठीक है, तो हवा में नमी की मात्रा कम होगी तो बाष्पीकरण तेजी से हो जाएगा। और क्या, प्राकृतिक उदाहरण, नदी तालाब धीरे धीरे सूखना, तो इनका धीरे धीरे सूखना मतलब पानी का बाष्पीकरण हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी बात आती है बच्चों, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब कि वायु में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है, उसे हम ह्यूमिडिटी। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों कि गर्मियों में तुम लोग छत पे सो जाओ, बताओ ओस पड़ती है, नहीं पड़ती है ना। अगर सर्दियों में सोएंगे कम कम ओस पड़ेगी, अगर बारिश के मौसम में सोएंगे तो पता चलेगा भाई सुबह भीगे ही मिले। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात आती है हमारी कि बारिश के मौसम में आर्द्रता ज्यादा होती है, सर्दियों में थोड़ी कम होती है, और गर्मियों में जो ह्यूमिडिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती, ये चीज ध्यान रखोगे। अगला नोट,
आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पीकरण धीमा हो जाता है। जब आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, पानी में नमी की मात्रा, जब वायुमंडल में नमी बढ़ जाएगी तो उसको भाई नमी बढ़ जाएगी तो उस नमी को सोखने कौन सोखेगा, कोई नहीं सोखेगा। तो इसलिए हम कहेंगे जब आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो बाष्पीकरण धीमा हो जाता है, धीमे धीमे करके बाष्पीकरण होता है। ठीक है, चलो यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं हम अगला पॉइंट हमारा। तो अगला पॉइंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या था, देखो बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। अगला पॉइंट भाई मेरे रसगुल्लो क्या था, बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये कहां से आ गया ऐसा, चलो इधर देखो। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, ठीक है, अब चलो पहले इसको समझा देता हूं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को इसको मैं समझा देता हूं बच्चों, अब ध्यान रखना है। चलो इधर देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 kg, ठीक है, मान लो 1 kg या 1 लीटर, ठीक है, हमारे पास 1 kg या 1 लीटर क्या है, कोई द्रव है, कोई द्रव है। अब बच्चों इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, इसको हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम किस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाष्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 kg का या 1 लीटर को बाष्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या की जाएगी, इसको दी जाएगी कोई ऊष्मा, इसको दी जाएगी कोई ऊष्मा। अगर इसको हम द्रव को और किस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम द्रव को बाष्प में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा उसे हम बोलेंगे बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा हम उसे बोलेंगे, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। बताओ यहां तक की फंडा। 1 kg द्रव या 1 लीटर द्रव को बाष्प में कन्वर्ट करना है, और बाष्प में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा देंगे, उसे जितनी हीट देंगे, वो हमारी बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। बताओ यहां तक के पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। चलो अब देखो डिफाइन, क्वथनांक पर बाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वही बात थी जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट बातें क्या हैं, इसकी मेरे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट बातें क्या हैं। तो इस प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है, तापमान इसमें भी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो तापमान कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, केवल अवस्था परिवर्तन द्रव से गैस में होता है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था मतलब एक स्टेट चेंज होती है द्रव से गैस में। ठीक है, और क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का बाष्प में बदलना। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का बाष्प में बदलना। तो यही एक्सप्लेनेशन है कि क्वथनांक पर पहुंच जाता है और पानी किससे, द्रव से बाष्प में बदल जाता है, तो उसके लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे हम बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। दी गई ऊष्मा को बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये एग्जाम्पल, मुख्य बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, केवल अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट तो हमने यहाँ पे ही देख लिए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये सारे पॉइंटों को, ये 2 पॉइंटों को नीचे वालों को भले ही मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर वाले ही पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, अब सर इसमें क्या था बेटा, इसमें वही था जो हमने पढ़ा था, वही था। ठीक है, क्या था कि हमने नीचे क्या लगा दिया, गैस स्टोव। ठीक है, और बेटा ये क्या है, ये पानी है, और ये पानी किस में बदल रहा है, बता दो फटाफट। सर हमें पता है, आपने अभी पढ़ाया था। तो पानी हमें किस में, ये पानी किस में, हीट दी हमने और पानी बाष्प में कन्वर्ट होने लग गया। तो जो हम हीट दे रहे हैं ना इसे, इधर इधर इधर, ये क्या होगा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलो लिखा है ना साफ साफ शब्दों में, दी गई ऊष्मा बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। बताओ बताओ मेरे रसगुल्लो, कोई दिक्कत, इंतजार खत्म आपका। अब आ गए हमारे MCQ। ठीक है, चलो तो आपने जितने अच्छे से पढ़ा था उतने अच्छे से आप लोगों को जवाब देने, खटाखट और फटाफट और धर्राटे काट देने। ठीक है, क्या एक शॉर्ट वीडियो देखी है ना हमने डाली थी, उसमें तो बच्चों से पूछने गए थे बेटा पेपर कैसा हुआ, तो एक बच्चा क्या बोल रहा था, सर धर्राटे काट दिए, धर्राटे। ठीक है, तो ऐसे ही तुम लोगों से 10th क्लास में धर्राटे कटवाने हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला, विसरण डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, द्रव का ठोस बनना, नहीं सर ये थोड़ी होगा, गैस का द्रव बनना,
नहीं सर ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ये भी नहीं है। ठोस का द्रव बनना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलना, अपने आप फैल जाना किसी चीज का विसरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, देखो बच्चों ध्यान से, देखो बच्चों ध्यान से। चलो, तापमान बढ़ने पर विसरण हो जाता है, तो सिंपल, तापमान बढ़ाएंगे विसरण प्रक्रिया बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, तापमान बढ़ाने पर विसरण प्रक्रिया बढ़ जाती है। चलो, खटाखट खटाखट जवाब आप भी देते रहना है कमेंट बॉक्स में, बहुत दमदार आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो, गैसों में विसरण की गति कैसे होती है? ठीक है, गैसों में विसरण की गति कैसी होती है? गैसों में विसरण की गति, हाँ सर गैसों का बताया तो था। तो बहुत धीमी नहीं, मध्यम नहीं, सबसे तेज। गैसों में विसरण की गति कैसी होगी? सबसे तेज। गैसों में विसरण प्रक्रिया ज्यादा होता है। बताया था ना एग्जाम्पल कि क्लास में कोई बच्चा क्या कर देता है? फायर कर देता है, फायर कर देता है, सबको पता चल जाता है क्लास वालों को, सर किसी ने गोली चला दी। ठीक है, वही होता है ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? गैसों में विसरण प्रक्रिया सबसे तेज होती है। अब बात आता है और सिंपल क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम कई बार आता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सर लग तो रहा यही होगा, पर लेकिन नहीं, इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोल। आप गलती करते हो अगर, तो आप भी ध्यान रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आंख बंद करके भी अगर लगा दोगे ना फिर भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नहीं सर, ये कब से हो गया? ठीक है, इसका मीथेन और एथेन का नहीं सर, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, चलो बढ़िया, गजब आंसर, आप भी आंसर गजब दे रहे हो। क्या भाई, बहुत तगड़ा आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सर क्या ही गजब, क्या ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? आंख बंद करके लगा देंगे, इथाइल मार्केप्टन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इथाइल मार्केप्टन हो जाएगा। इसी से एलपीजी में गंध आती है, जब भी हमें पता चल जाता है सर इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया है। ठीक है, चलो चलो अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला, सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो बेटा सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होगी? किससे बनी होगी? ब्यूटेन से नहीं, प्रोपेन से नहीं, मीथेन से। ठीक है, किससे बनी होगी? मीथेन से बनी होगी। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चल आगे देखते हैं घनत्व का सूत्र। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है सर? D = m/v, मतलब डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास अपॉन में द्रव्यमान। ठीक है, नहीं, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। चलो, तो घनत्व का हमारा द्रव्यमान बट्टे आयतन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ए भी गलत, ए भी गलत और ए भी गलत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बच्चों अगला क्वेश्चन बता दो। इतने आसान आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, चैप्टर में तुरंत लगा दो। क्या होगा कि घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई, सर ये होगा? नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? केजी, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, या किलोग्राम मीटर पर घन मीटर। ठीक है, चलो आगे देखो अगला, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री नहीं, 36 नहीं, 34 और 42 नहीं। क्या होगा? जनरल, मतलब एक इंसान की सामान्य बॉडी का तापमान कितना होगा बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक की बातें आप लोगों को कितने अच्छे से, बहुत गजब तरीका से क्लियर हुई होंगी। चलो अगला, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बहुत आसान है, बर्फ पिघलती कब है? तो 100 डिग्री पे पिघलेगी? नहीं सर, 100 डिग्री पे तो पानी उबलता है। ठीक है, ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी से बर्फ बनना शुरुआत करती है और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना शुरुआत करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओगे बच्चों। हाँ, ऊर्ध्वपातन में होता है। सर ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन में क्या होता है? ठोस से द्रव? नहीं सर, उसमें तो द्रव बनता ही नहीं था। गैस से द्रव? नहीं सर, द्रव तो बनेगा ही नहीं। ठीक है,
द्रव से गैस नहीं सर, द्रव तो नाम ही नहीं आएगा उसमें। नाम क्या आएगा? ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं फटाक से, थोड़ी देर का मामला और है। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ आसान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस ऑक्सीजन को नहीं सर, इससे शुष्क बर्फ नहीं कहते। ठोस नाइट्रोजन को नहीं, ठोस हाइड्रोजन को नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। जो मैंने आप लोगों को इसका फोटो भी दिखाया था और मैंने बच्चों इसके बारे में भी बताया था कि सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं, फटाक से देखो। तो आगे बेटा हिमांक और गलनांक होते हैं, बताया था ना, हिमांक और गलनांक ज्यादातर सेम तापमान पर होते हैं। अलग अलग होंगे नहीं, निर्भर करेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, समान होते हैं। लगभग क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर की माप होती है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की माप होती है क्लिनिकल वाले की। क्लिनिकल वाला सर कौन सा होता है? जो डॉक्टर यूज करते हैं वो वाला। तो क्या ये होगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कौन सा? अरे क्या हो गया भाई? हाँ क्या होगा? ये हो जाएगा 35 से 42, क्योंकि हमारा लगभग यही होता है कि मैक्सिमम 42 तक ही मापता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, ठीक है। चलो खुशखबरी क्या थी बच्चों? इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर ऐसा भी नहीं कि आप कहां से पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कहीं इधर उधर से तो नहीं पढ़ा दोगे, नहीं बेटा, सारा का सारा बिल्कुल एनसीईआरटी और डिटेल एनसीईआरटी रहेगा। और बच्चों और ध्यान से सुनो, ठीक है। आपकी कंप्लीट हिंदी रहेगी, कंप्लीट इंग्लिश रहेगी विद ग्रामर, और बेटा आपकी कंप्लीट साइंस रहेगी और आपकी कंप्लीट एसएसटी रहेगी, ठीक है। क्या क्या? हिंदी कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, एसएसटी कंप्लीट, और बेटा कंप्लीट हिंदी ग्रामर, और कंप्लीट आपका मैथ, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर रहेगी। बताओ बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। बस जरूरत क्या है? सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। क्या बताओ? आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो ना? हाँ आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो भाई हम 8th में भी धमाका मचाएंगे, 7th में भी मचाएंगे, और 9th में भी मचाएंगे, और 10th क्लास में तो भाई लठ गाड़ देंगे, ठीक है। चलो क्लास 9th और 10th के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए अभी तक तो फिलहाल 6 to 10th का एक दमदारी से चल रहा है, बाद बाकी 11 12th के लिए और लेके आएंगे, ठीक है। बस चैनल को सारे के सारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और एक सुंदर सी प्यारी सी कमेंट करना। बच्चों अब मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगली वीडियो में, ठीक है। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर और लव यू।